So we'll start with mixed bag questions. Mixed bag मतलब सारे टॉपिक के mixed question. They are not PYQs, लेकिन सब टॉपिक के mix है. From chapter number 14, dual nature of radiation and matter. पहला question, there are n1 photons of frequency nu1. तो there are n1 number of photons with frequency nu1. मतलब ये जो n1 number of photons है उसका एनर्जी कितना होगा h nu1 हर एक फोटोन का. In a beam of light, in an equally energetic beam, there are n2 photons of frequency nu2. Equally energetic beam, important word, right? Then the correct relation is, तो हमारे पास दो बीम है. एक बीम में जो फोटोन का फ्रीक्वेंसी है वो nu1 है. कितना है? nu1. तो हर एक फोटोन का एनर्जी कितना है? h nu1. इसमें कितने फोटॉन्स है? n1. तो ये हो गया पहले बीम का एनर्जी. और जो दूसरा बीम है उसमें फ्रीक्वेंसी कितना है? nu2. उसमें हर एक फोटोन का एनर्जी कितना हो गया? h nu2. और नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं? n2. तो टोटल एनर्जी आ गया दिस मच. अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन E1 इक्वल टू क्या बोला है? E2. तो n1 h nu1 इक्वल्स टू n2 h nu2. h हो गया कैंसल. तो n1 nu1 इक्वल टू n2 nu2. नेक्स्ट टाइम से सीधा ये रिलेशन यूज कर लेना. जब दो बीम्स आपको इक्वली एनर्जेटिक बोले हो तो डायरेक्टली n1 nu1 इक्वल टू n2 nu2. तो आपको रिलेशन पूछा है तो मिल गया n1 बाय n2 इक्वल टू nu2 बाय nu1. तो कहां पे n1 बाय n2 इक्वल टू nu2 बाय nu1? ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A particle A has charge q and particle B has charge plus 4q with each of them having the mass m. दोनों का मास सेम है, सिर्फ चार्ज अलग अलग है. When they are allowed to fall from rest through same potential difference, the ratio of their speeds VA is to VB is. कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? When they are allowed to fall from rest through same potential difference, the ratio of their speeds is. The ratio of their speeds is. तो बेसिकली जब ऐसा बोला हो ना अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू पोटेंशियल सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो पहले तो तुम फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड जब पार्टिकल रेस्ट में था तो उसका वेलोसिटी जीरो था तो उसका एनर्जी भी जीरो था. अब पार्टिकल जब फॉल हो रहा है तो उसका एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगा क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर. और आपको याद है क्या? kinetic energy of a particle when it is accelerated through a potential difference of v is qv. याद है क्या ये? नहीं याद है तो बता देता हूँ. एक प्लेट दूसरा प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, तो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या है? अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन रख दिया जो पहले रेस्ट पे था तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट. मतलब इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी इट विल बी इक्वल टू वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर तुमको याद होगा वर्क डन क्या होता है? Q इंटू वी. और ये वर्क अपीयर होता है किसके फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में. तो मैंने काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखा? QV. ये तो हमने थ्योरी में भी देखा था ना. थ्योरी में भी तो तुम जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या लिखते हो? E इंटू वी जीरो. वो कहाँ से आता है? यहीं से तो आता है वो. तो QV इक्वल टू कितना हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर. तो व्हाट इज वी स्क्वायर? 2QV बाय m. तो व्हाट इज v? अंडर रूट ऑफ 2QV बाय m. तो ये आ गया आपका स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ पार्टिकल. ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मास सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, बराबर. तो v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ q, है ना, सिर्फ चार्ज अलग अलग है. तो v इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ q. तो आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है va बाय vb. तो va बाय vb इक्वल टू अंडर रूट ऑफ qa बाय qb. व्हाट इज qa? qa इज q. व्हाट इज qb? इट इज 4q. तो q कैंसल. तो va बाई vb इक्वल्स टू 1/4. इसका रूट मतलब कितना? 1/2. तो रेशियो 1:2. ऑप्शन नंबर सी. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. An electron and a proton are moving in the same direction with same kinetic energy. An electron and a proton are moving in the same direction with same kinetic energy.
द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकल इज, बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद सेम काइनेटिक एनर्जी। याद है कि आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो पूछा है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, याद है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me। इन्होंने बोला एनर्जी सेम है, एनर्जी क्या है, सेम है, तो E कांस्टेंट, H कांस्टेंट और 2 भी कांस्टेंट, तो इट इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m। तो लैम्डा E, इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन पूछा ना, लैम्डा E बाय लैम्डा p इज अंडर रूट ऑफ mp बाय me। ये हमने स्टेट बोर्ड में भी सॉल्व किया था, mp by me raised to half। ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M at rest decays into two masses m1 and m2 with non-zero velocities. The ratio of de Broglie wavelength of the particles lambda 1 by lambda 2 is। अब ये जो डीके क्या होता है ये तुम अगले चैप्टर में सीखोगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लिया में। अगर हमारे पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो अनस्टेबल न्यूक्लियस के 2-3 टुकड़े हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के डीके होते हैं, बाद में देखेंगे। तो डीके होना मतलब पीसेस होना। तो हमारे पास एक पार्टिकल था जिसका मास था कैपिटल M, वो रेस्ट पे था, इनिशियल स्पीड 0 था। इट डिकेज इनटू टू मासेस m1 and m2 विद नॉन जीरो वेलोसिटीज। रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इज। क्या करेंगे बताओ? बहुत इजी है ये, इट इज वेरी इजी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना ये पहले अच्छे से समझ लो। आपको किसका रेशियो पूछा था? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। इट इज h अपॉन mv, यस और नो? यस। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mv। मतलब अगर मुझे लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 चाहिए तो मुझे m2v2 अपॉन m1v1 करना पड़ेगा, हाँ कि ना? यस। रखा। अभी आंसर तो इन टर्म्स ऑफ m1 m2 है, लेकिन v1 v2 है क्या? नहीं। तो हमको v1 v2 फाइंड करना है, वो कैसे करेंगे? अप्लाइंग कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो याद रखना, अप्लाइंग कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ऐसे केसेस में हमेशा लीनियर मोमेंटम का कॉन्जर्वेशन अप्लाई करना पड़ता है आपको। कोलिजन या एक्सप्लोजन का केस हो, 11th स्टैंडर्ड में सीखा था हमने। जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड हो रहे हो और अगर पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 है, इनिशियल स्पीड u1 है, दूसरे का m2 है, इनिशियल स्पीड u2 है, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम हो गया m1 u1 प्लस m2 u2, और कोलिजन के बाद हो गया m1 v1 प्लस m2 v2। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टोटल फाइनल मोमेंटम, बराबर। गुड। तो हमको यहाँ पे कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाइंग कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अप्लाइंग कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो यू हैव टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियली तो रेस्ट पे था ना, क्योंकि एक्सप्लोड हुआ, पहले रेस्ट पे था। देखो क्या लिखा है, एट रेस्ट। उसके बाद क्या आया, दो टुकड़े हो गए। दो टुकड़े में से पहला टुकड़े का मोमेंटम कितना है, m1 v1, दूसरे का कितना है, m2 v2, लेकिन बीच में क्या लगाओगे, माइनस। अब क्यों माइनस, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको चाहिए प्लस लिखो, लेकिन फिर यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखो, वेक्टर फॉर्म में लिखो, ये दिस इज इंपॉर्टेंट। अब बताता हूँ क्यों। तो क्या बन गया, m1 v1 बार इक्वल टू क्या हो गया, m2 v2 बार विथ माइनस साइन। देखो नॉर्मली मतलब ऐसा ही होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है, अगर वो ब्लास्ट हुआ ना, उसके दो टुकड़े हुए, दो ही पीसेस की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, दो ही पीसेस हुए ना, तो एक अगर राइट में जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट में ही जाता है। ऐसा ही होता है, मतलब v1 और v2 का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट ही होता है। तो अगर मैं डायरेक्शन कंसिडर करूंगा तो मैं v1 को अगर प्लस लिख रहा हूँ तो मैं v2 को पता है क्या लिखूंगा, माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या मिल गया, m1 v1 इक्वल टू m2 v2, बराबर, राइट। अब ये इंफॉर्मेशन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो तो रेशियो क्या बन जाएगा, 1, क्योंकि m1 v1 इक्वल टू क्या आ गया, m2 v2। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, therefore from equation number 1 and 2 you have lambda 1 by lambda 2 equals to m2 v2 upon m1 v1, लेकिन m1 v1 खुद क्या है, m2 v2, तो ये कितना आ गया, 1। तो 1:1, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A proton and alpha particle are accelerated through same potential difference. The ratio of their de Broglie wavelength
आर। इट इज सिंपल। तुमको बोला है एक है अल्फा पार्टिकल, एक है प्रोटॉन। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल हमने दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस एक्सपेक्ट किया, तो उनके डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो पूछा है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ये वर्ड यूज कर दिया उन्होंने, तो तुमको लिखना पड़ेगा लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m क्यूबी। याद है ना ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? यस। अभी देखो इन्होंने बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम क्यू, बराबर। तो यू हैव wavelength as inversely proportional to under root of mq. तो wavelength of proton upon wavelength of alpha particle equal to under root of m alpha q alpha upon m proton q proton. इनवर्स रिलेशन था इसलिए इनवर्स में लिखा। व्हाट इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल? व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? दो। कितने न्यूट्रॉन होते हैं? दो। तो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन पता है क्या तुमको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? सेम। तो ये क्या हो गया? 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, बराबर। व्हाट इज चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल? ओनली 2 टाइम्स ऑफ ई, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है ना, तो चार्ज कहां से आ रहा है? प्रोटॉन से। प्रोटॉन कितने हैं? 2। तो व्हाट इज चार्ज? 2e। ठीक, पक्का? तो ये इन्फॉर्मेशन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अच्छा, बाय द वे आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज चार्ज ऑन प्रोटॉन? ई। तो लैम्डा पी बाय लैम्डा अल्फा, लैम्डा पी बाय लैम्डा अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एम अल्फा बाय एम पी। व्हाट इज एम अल्फा? 4mp अपॉन mp। क्यू अल्फा, व्हाट इज क्यू अल्फा? 2e। और ये QP कितना है? E है। तो ये हो गया कैंसल, तो आ गया 2√2। कितना आ गया? 2√2। तो रेशियो इज 2√2, √8 मतलब 2√2। तो √8 दिया, ठीक है, √8, तो √8 इज टू 1। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if NR and NV denote the number of photons emitted by a red bulb and violet bulb of equal power in a given time, then अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोला है NR मतलब नंबर ऑफ photons emitted by red bulb and NV number of photons emitted by violet bulb of equal power in a given time। तो दोनों में से NR और NV की वैल्यू सेम होगी क्या? NR ग्रेटर देन NV होगा क्या? NR लेस देन NV होगा क्या? NR ग्रेटर देन इक्वल टू NV होगा क्या? तो क्वेश्चन समझा? अगर मेरे पास दो बल्ब है सेम पावर के, सेम टाइम में, सिर्फ एक बल्ब है रेड कलर का और एक है वायलेट कलर का, राइट? तो उनमें से जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं, आर दिस फोटॉन सेम? ऐसा क्वेश्चन पूछा है। पावर सेम है और आपको इन अ गिवन टाइम बोला है, टाइम भी सेम है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सोचना कैसे, ठीक है? बाकी कुछ क्वेश्चन तुमको पूरा क्वेश्चन अगर एक साथ नहीं भी सॉल्व करता है तो दिक्कत नहीं होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, पावर वर्ड यूज किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर? एनर्जी अपॉन टाइम, बराबर। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन कितना है? एनसी बाय लैम्डा। एनसी बाय लैम्डा। इफ यू वांट तो तुम फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख सकते हो, एच न्यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको लिखना है एच न्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एच न्यू। ये सिंगल फोटोन की एनर्जी है। टोटल फोटॉन्स कितने हैं? n, तो NH न्यू, राइट? पक्का? अब ये हो गया पावर का जनरल फॉर्मूला। अगर मैं रेड कलर के बल्ब की बात करता हूं तो पावर ऑफ रेड बल्ब इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेड वेवलेंथ। H तो कांस्टेंट है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, अपॉन क्या है? टाइम, बराबर। अब ये करने से पहले भी मैं एक शॉर्टकट मारता हूँ, और एक शॉर्टकट, क्योंकि यहाँ पे देखो जितने तुम स्टेप्स कम करोगे उतना तुम्हारा क्वेश्चन फास्ट होगा। तो स्टेप्स कम करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी देखो ऐसा है, ये रिमेंबर दिस, H कांस्टेंट है, पावर भी सेम बोला है और टाइम भी सेम बोला है। इसका मतलब समझ में आया? प्रोडक्ट ऑफ n इंटू न्यू इज कॉन्स्टेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ n इंटू न्यू इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया
NR न्यू आर इक्वल्स टू NV न्यू वी। तो NR बाय NV इक्वल्स टू न्यू V बाय न्यू आर, है ना। NR बाय NV equals to nu v by nu r, where nu v and nu r are frequencies। बराबर। बताओ तो किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसका कम? वॉयलेट कलर का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है कि रेड कलर का ज्यादा होता है? वॉयलेट का। वॉयलेट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। वेरी गुड। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉयलेट कलर इज ग्रेटर देन रेड कलर। सही है। मतलब ये जो न्यू वी बाय न्यू आर है ये ग्रेटर देन 1 है। अब ये ग्रेटर देन 1 है लेकिन ये है कौन? NR by NV, therefore NR by NV is greater than 1 from 1 and 2। हाँ कि ना? तो what is the meaning of this? Number of red color photons are greater than number of violet। Number of photons coming from red bulb is greater than number of photons coming from violet। फोटोन का कलर नहीं होता, नंबर ऑफ फोटोन्स कमिंग फ्रॉम रेड बल्ब एंड वॉयलेट। तो NV NR ग्रेटर देन NV कहाँ पे दिख रहा है? NR ग्रेटर देन NV कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन। Seventh, a charged particle of mass m and charge q is released from rest in an uniform electric field E, neglecting the effect of gravity. The kinetic energy of the charged particle after t second is। Good question। हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, मास m है, चार्ज q है, इसको रेस्ट से रिलीज किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज किया, ई फील्ड में। आपको पूछा है ग्रेविटी का इफेक्ट छोड़ दो, नेग्लेक्ट करो, काइनेटिक एनर्जी बताओ t सेकेंड्स के बाद। देखो अब ऐसा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या पूछा है? क्या पूछा है? क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी। तो डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? यस, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से स्टार्ट करना, जो पता है वहां से स्टार्ट करना। गुड। और आपको दिख रहा है आंसर में एम 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 है, तो अभी एम के साथ कुछ मत करना। ये वी फाइनल स्पीड है टी टाइम के बाद। हाँ, इनिशियल स्पीड कितना था? 0 0 था ना? यस। तो यू नो व्हाट इज वी? u प्लस ए टी। सही है, वेरी गुड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? 0। व्हाट इज एक्सेलरेशन? फोर्स अपॉन मास, बिकॉज F इक्वल टू ma। तो A इक्वल टू F बाय एम। तो F इक्वल्स टू ma था, तो यहां से A मिल गया F बाय एम। पक्का पक्का? गुड गुड। राइट, इनटू T इसका स्क्वायर। श्योर। आपको आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। यू नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है क्या? क्या होता है? Q इंटू ई। तो F इक्वल टू Q इंटू ई, F इक्वल टू Q इंटू ई। तो देयरफॉर यू हैव काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम, एम 0 तो छोड़ दो, ये क्या आ गया? Q इंटू ई। राइट, ये फोर्स है ना, अपॉन मास है। राइट, आ गया ऐसा? यस। तो दिस इज व्हाट यू हैव, ऐसा आ गया। ओके, देन देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम, ऑफकोर्स इसका स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एक एम कैंसल, एक एम हो गया कैंसल। तो क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2m, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2m। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। The energy of incident photon corresponding to maximum wavelength of visible light is। Energy of incident photon corresponding to maximum wavelength of visible light is। What is the maximum wavelength of visible light? Visible range of electromagnetic spectrum की जब तुम बात करते हो, visible range, तो तुमको पूरा स्पेक्ट्रम बताता हूँ मैं आज, रुको। अच्छा मेरे को याद दिलाओ, मैंने बोला था आपके बैच में नहीं, किसी और बैच में बोला था कि मैं स्पेक्ट्रम का पूरा फोटो भेजने वाला हूँ आपको, तो वो भेज देता हूँ, मुझे याद दिला दो सिर्फ। सबसे हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स वो होते हैं गामा रेडिएशंस। वो प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस।
उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर सिलेबस, 12वीं के लेवल पे नहीं है वो। पर प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे, इनसाइड द न्यूक्लियस। उसके बाद होते हैं एक्स रेडिएशंस, अननोन। जब ये फाइंड हुए तब पता नहीं था कौन से रेज है, इसलिए इसको एक्स बोल दिया, एक्स रेज या फिर रॉन्जन रेज। अब ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, अगर मैं एक मेटालिक टारगेट लेता हूँ, नॉर्मली निकेल लिया जाता है या कॉपर लिया जाता है, तो ये निकेल या कॉपर का एटम है, राइट, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम इस पे हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का बीम बम्बार्ड कर देते हैं, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का बीम। इलेक्ट्रॉन आया, इनर इलेक्ट्रॉन से कोलिजन हुआ, एनर्जी ट्रांसफर हुआ, ये इलेक्ट्रॉन गया, गया तो यहाँ पे वैकेंसी बना के गया। अब ये वैकेंसी भरने के लिए ऊपर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को आना पड़ेगा। तो जब सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट ट्रांजिशन होता है, तो जो एनर्जी रिलीज होता है दैट इज एक्स रेडिएशन, हाईली एनर्जेटिक एक्स रेस। ठीक, वेरी गुड। देन उसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट रेस। अभी अल्ट्रावायलेट रेस भी जो है ना वो बेसिकली ट्रांजिशन से प्रोड्यूस होते हैं मोस्टली, अल्ट्रावायलेट। और ये तुम सनस्क्रीन लोशन वगैरह लगाते हो टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन। और ये अल्ट्रावायलेट रेज ही है जो कैंसर का एक रीजन बन जाते हैं बाद में, कैंसर कॉजिंग। फिर उसके बाद आता है स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट जिसको हम बोलते हैं विजिबल, मतलब जितने भी कलर तुम देखते हो ना वो इस विजिबल रेंज के ही है। विब्ग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, पता है ना, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो वॉयलेट है इसका हम लोग लगभग 3000 एंगस्ट्रॉम मानते हैं, और रेड का कहीं पे 7000 दिखेगा, कहीं 7500 दिखेगा, हम लोग अपर एंड 8000 मान लेते हैं, 8000, 8000। इसके बाद आता है इंफ्रारेड। तो वॉयलेट से छोटा अल्ट्रावायलेट, रेड से बड़ा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। 8000 एंगस्ट्रॉम से तो 1,00,000 के ऊपर जाता है ये, 10⁵ एंगस्ट्रॉम तक, 1,00,000। उसके बाद आता है माइक्रोवेव। ये वही माइक्रोवेव्स है जो तुम घर में खाना बनाने के लिए जो माइक्रोवेव ओवन में यूज करते हो, ये वही माइक्रोवेव्स है, माइक्रोवेव्स। उसके बाद आता है रेडियो वेव्स। ये रेडियो वेव्स वही रेडियो वेव्स है जो हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, एफएम रेडियो, इसमें उसमें। तो अभी थोड़ा सा ये चीज पता होनी चाहिए। तो आपको पूछा है द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट? 8000। मैंने थोड़ा ज्यादा लिया है, 7000 7500 भी लेते हैं। तो वेवलेंथ तो पता है अभी आपको, 8000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 8 × 10⁻⁷ मीटर। क्यों 8000 × 10⁻⁻10, तो कितना हो गया -7, बराबर। व्हाट इज एनर्जी? hc बाय लैम्डा। व्हाट इज hc का वैल्यू अगर याद होगा तो, वैसे देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही करनी है ना तुमको, तो मैंने बताया था तुमको hc की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, 19.89 × 10⁻26। और मैंने ही बोला था कि तुम इसको 20 × 10⁻26 लिख सकते हो, तो वैसा लिख लो। अपॉन वेवलेंथ कितना है, 8 × 10⁻⁷ मीटर। 4 2 एंड कितना 5 सा, तो 2.5 और 10⁻⁹, हाँ, ये आ गया जूल में, ये आ गया आपका जूल में, जूल। तो यू हैव E = 2.5 × 10⁻⁹ जूल। तुमको ईवी में चाहिए ना अगर, तो ईवी में कन्वर्ट कैसे करते हो, डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻⁹ आ गया ईवी में। 10⁻⁹ कैंसल, 2.5 डिवाइड बाय 1.6, 1.55 के आसपास। तो 2.5 डिवाइडेड बाय 1.6, तो अरे 2.5 डिवाइड बाय 1.6, 1.56, 1.55 ईवी के आसपास, तो 1.55 ईवी के आसपास। चलो अगला क्वेश्चन। तो कम से कम अभी तुमको ये तो बात समझ में आ गई कि अगर मैं एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ, 8000 एंगस्ट्रॉम तो वेवलेंथ है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है ना वो 1.55 ईवी के आसपास है। मतलब इसके आगे एनर्जी कम होगा, इससे पहले एनर्जी ज्यादा होगा। गुड।
अगला क्वेश्चन, the de Broglie wavelength of electron, alpha particle and proton all having same kinetic energy. इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी सबका सेम है, राइट, इज रिस्पेक्टिवली गिवन एज लैम्डा ई, लैम्डा अल्फा, लैम्डा पी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, गलत क्या है, सब पूछ रहे गलत। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, अगर आपको एनर्जी एनर्जी ये वर्ड यूज किया है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एनर्जी वाला पता होना चाहिए, पता है क्या, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से एनर्जी क्या है, सेम है, h तो वैसे भी कांस्टेंट था, तो रिलेशन क्या हो गया, ऐसा आ गया। अब थोड़ा अच्छे से सुन लेना, व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 × 10⁻31, ठीक है। व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन, 1.6 × 10⁻27। व्हाट इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो सबसे ज्यादा मास प्रोटॉन का है, सॉरी अल्फा पार्टिकल का है, तो जिसका मास सबसे ज्यादा होगा उसका वैलेंस सबसे कम होगा, तो अल्फा पार्टिकल का वैलेंस सबसे कम होना चाहिए। उन्होंने नॉट ट्रू बोला है, नॉट ट्रू, पहले ट्रू देख लो फिर नॉट ट्रू देखते हैं, राइट, करेक्ट। उसके बाद मास किसका है, प्रोटॉन का, बराबर, करेक्ट। जिसका मास सबसे कम है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो सबसे कम वेवलेंथ किसका, अल्फा पार्टिकल का, किसका, अल्फा पार्टिकल का, है ना। सबसे ज्यादा किसका, इलेक्ट्रॉन का, और प्रोटॉन का इनके बीच में, इनके बीच में, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये करेक्ट है, सही है, यस, डी करेक्ट है। हमको इनकरेक्ट पूछा है, लैम्डा ई ग्रेटर देन लैम्डा पी, ये भी सही है, सही है। लैम्डा पी लेस देन लैम्डा अल्फा, ये गलत है, ये गलत है। लैम्डा ई लेस देन लैम्डा अल्फा, लैम्डा ई लेस देन लैम्डा अल्फा, ये भी गलत है। लैम्डा ई लेस देन लैम्डा अल्फा कैसे हो सकता है, गलत है ना, दो तो गलत है, तो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1 मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर क्या है, 9th, क्वेश्चन नंबर 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। इन्होंने ये बोला है एनर्जी सेम है, एनर्जी सेम है, इलेक्ट्रॉन अल्फा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन अल्फा प्रोटॉन, सबसे ज्यादा मास प्रोटॉन का, यस, सॉरी अल्फा पार्टिकल का, क्योंकि 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, तो सबसे कम वैल्यू तो उसका हो गया, इनवर्स रिलेशन, ये तो बात सही हो गई। सबसे कम मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, किसका, इलेक्ट्रॉन का, बराबर है। सबसे कम किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, तो सबसे ज्यादा वैलेंस किसका है, उसका है, बराबर है, ये भी सही हो गया। तो लैम्डा ई ग्रेटर देन लैम्डा पी, ये करेक्ट है, गुड। लैम्डा पी लेस देन लैम्डा अल्फा, ये गलत स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी इज रॉन्ग, फिर ये भी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मेरे को लगता है इन्होंने बोलना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्योंकि स्टेटमेंट्स आर कमिंग आउट टू बी रॉन्ग, तो क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, यहाँ पे देयर आर प्रिंटिंग मिस्टेक 100% फॉर श्योर। तो एक काम करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इज ट्रू ऐसा बोल देता हूँ, और थोड़े करेक्शंस करेंगे ना, करना पड़ेगा, रुको जरा, रुको जरा। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, लैम्डा ई ग्रेटर देन लैम्डा पी, तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, तो ये भी गलत कर दिया मैंने। लैम्डा पी लेस देन लैम्डा अल्फा, ये तो गलत ही है। लैम्डा ई, ये भी गलत है, ठीक है। विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है अभी, डी। अगला क्वेश्चन, वैसे ये वाला क्वेश्चन आपको अगले चैप्टर में आने ही वाला है, पर अभी आ गया तो कर लेते हैं सॉल्व, क्योंकि पहले भी आया था, हमने सॉल्व नहीं किया, हमने बोला बाद में देखेंगे, अभी कर लेते हैं। फॉर द बोर सेकंड पोस्टुलेट ऑफ circumference 2 pi r, the de Broglie wavelength of revolving electron will be, you know what are the Bohr's postulates? इसीलिए तो नहीं लिया था, रखा था ना मैंने पेंडिंग, इसलिए तो रखा था क्योंकि वो अगले चैप्टर में होता है, लेकिन केमिस्ट्री में हुआ है तो याद होगा, तो फिर सॉल्व होगा। मैंने पहले भी एक जगह पे बताया आपको, चलो अभी मैं सिर्फ बता देता हूँ, बट यू शुड नो दिस। बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो 3 पोस्टुलेट पे बेस्ड है, उसमें से एक पोस्टुलेट आपको ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस,
ओनली इन दोज ऑर्बिट्स जिसको तुम स्टेबल ऑर्बिट बोलते हो या अलाउड ऑर्बिट बोलते हो या परमिटेड ऑर्बिट बोलते हो, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ये होगा h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर स्टेबल in which electron has angular momentum equal to nh upon 2 pi। ये बोर का सेकंड पोस्टुलेट है। अभी याद रखो इसको क्योंकि वो तो अगले चैप्टर में आएगा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन पहले आ गया। एनीवेज, तो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? mvr क्या होता है? mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। हाँ कि ना? अब अगर मैं मान लूं कि हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में होता है? फर्स्ट। तो n की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो इफ n इक्वल्स टू 1 देन हमको मिलेगा mvr इक्वल्स टू h अपॉन 2 पाई। इसको इधर लाओ 2 पाई को, तो क्या हो गया? 2 पाई r इक्वल्स टू क्या हो गया? h अपॉन mv। लेकिन h अपॉन mv खुद कौन होता है? वेवलेंथ। तो कितना हो गया? 2 पाई r। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। If the kinetic energy of free electron doubles, its de Broglie wavelength changes by a factor। अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डबल हो गया तो उसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो कितने फैक्टर से चेंज होगा? मतलब रेशियो पूछा है, बाकी कुछ नहीं है। यू नो दिस इक्वेशन, डू यू रिमेंबर दिस? यस, ये ई मतलब काइनेटिक एनर्जी होता है वो, राइट? एम कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, तो वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट ई। तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ E1 बाय E2, E1 बाय E2। गुड। अभी जो E2 था वो 2 टाइम्स ऑफ E1 हो गया, तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ E1 अपॉन 2E1। तो कितना हो गया? 1 बाय रूट 2 टाइम्स, 1 बाय रूट 2 टाइम्स। ऑप्शन सी, डन। अगला क्वेश्चन। Nuclear radii may be measured by scattering high energy electrons from nuclei. What is the de Broglie wavelength of 200 MeV electrons? पहले तुमको बोला न्यूक्लियर रेडियस, मतलब न्यूक्लियस का रेडियस हम मेजर कर सकते हैं कैसे? बाय स्कैटरिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियाई। मतलब हम एक न्यूक्लियस पे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करेंगे, राइट? और वो जो इलेक्ट्रॉन्स का स्कैटरिंग होगा, उस स्कैटरिंग के ऑब्जर्वेशन से हम बता सकते हैं कि रेडियस कितना है, ठीक? राइट, वो तो हम देखेंगे अगले चैप्टर में। व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 200 MeV इलेक्ट्रॉन्स? बस इतना ही क्वेश्चन है। व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 200 MeV इलेक्ट्रॉन? What is wavelength? H upon under root of 2me, where E is energy, but this energy has to be in joules। आपको कितना दिया हुआ है? 200 MeV। M मतलब 10⁶ मेगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गया 2 × 10⁸ EV। इसको पहले जूल में कन्वर्ट करो। कैसे करते हो? मल्टीप्लाई बाय 1.6 × 10⁻19, करेक्ट? तो ये आ गया 3.2 × 10⁻11 जूल। पक्का? अभी इसको सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो। और वेवलेंथ आपको FM मतलब फेम्टोमीटर होता है। क्या होता है? फेम्टो होता है 10⁻15। तो वेवलेंथ इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me। H की वैल्यू कितनी है? 6.63 × 10⁻, कितना होता है? -34 अपॉन 2 × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता होगा ही, 9.1 × 10⁻31 इंटू एनर्जी कितना आ गया? कितना आया? 3.2 इंटू कितना आया? 10⁻11 बराबर 6.63 × 10⁻34 अपॉन, अब देखो कैलकुलेशंस 9 × 3 कर लो, अप्रोक्सीमेटली 27। 9.1 और 3.2 था तो 27 को 30 मान लो। मान लिया 30 × 2 60। रिमेंबर दिस वर्ड, नंबर 60 को 64 मान लो। 64 का रूट 8, ऊपर 6.63, नीचे 8 है। मतलब लगभग 7/8 है। व्हाट 7/8? 0.9 समथिंग। ओके, ठीक, सफिशिएंट इनफ। ये 10⁻34 है। 10⁻11 -31 -42, उसका रूट -21 ऊपर कितना? -34, कितना बचा? -13 और 0.9। हाँ,
0.9 और -13, तो 90 इंटू 10⁻15 विच इज राउंड अबाउट आ गया, उसके आसपास आ रहा है ना 8.28। तो फिर भी कैलकुलेशन तो करके दे रहा हूँ मैं आपको कैलकुलेटर से ऑफ कोर्स, लेकिन रफली रफली भी आना चाहिए। तो रफली रफली भी आंसर आपका आ जाएगा 2 इंटू 9.1 इंटू 3.2। थोड़ा फास्ट हुआ कैलकुलेशन, ठीक है। नीचे कितना है 58.24, मैंने 60 बोला था अप्रोक्सीमेटली। इसका रूट कितना है 7.6 है, जिसको मैंने 8 लिया था। और 10⁻31 और -11 -42 का रूट -21, तो ये आ गया -13। 6.63 अपॉन 7.63 कितना आ गया 0.86। 0.86 बराबर सर इंटू 10⁻13 पक्का। तो इसको अगर मैं 8.6 लेता हूँ तो 10 कितना आएगा -14। तो आंसर 86 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे 8.28 लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्योंकि अगर मैं 86 के टर्म में लाऊंगा तो 10⁻15 होगा ना। हाँ अरे हाँ कि ना। तो कैलकुलेशन में हमारा एरर तो चेक कर लो, 200 MEV 200 10⁻8 EV को कन्वर्ट किया 3.2, 19 में से 8 गए 11, ये तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये कैलकुलेशन सारे ठीक है। तो ये जो आंसर दिया है वो 82.8 FM होना चाहिए। आंसर तो ए आना चाहिए, 12th का आंसर डी है इनका 6.2। 6.2 नहीं चलेगा, वेट। तो जो आंसर है वो आपका 82.8 के आसपास चलेगा, मतलब 86 इंटू 10⁻15, तो 86 फेमटोमीटर के आसपास। तो मैं करेक्ट कर रहा हूँ इसको अभी, 86 पॉइंट समथिंग समथिंग फेमटोमीटर।